सोचो जरा, अगर एक दिन तुम उठो और तुम्हें पता चले कि तुम पिछले 200 साल से जमीन के नीचे कैद हो और अब बाहर की दुनिया कैसी है किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के लोगों को 200 साल तक अंधेरे में जमीन के नीचे छुपा दिया। जी हाँ, सिटी ऑफ एम्बर में यही हुआ। लेकिन क्यों? सीधी बात, नो बकवास। चलो अब मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक नया सूरज जैसा कुछ धरती के बिल्कुल पास आ जाता है। इसके आते ही पूरी दुनिया का सिस्टम गड़बड़ा जाता है। इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ने लगती है कि इंसानों के लिए धरती पर सरवाइव करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट समझ जाते हैं कि अब धरती पर रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। इसी वजह से कुछ साइंटिस्ट और इंजीनियर मिलकर जमीन के काफी नीचे एक अंडरग्राउंड सिटी बना देते हैं और उस सिटी का नाम एम्बर सिटी रखते हैं। अब उस अंडरग्राउंड सिटी यानी एम्बर सिटी में वो लोग ऐसा एडवांस सिस्टम सेट कर देते हैं कि कोई भी इंसान अगले 200 साल तक धरती की सतह पर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी रिसर्च के हिसाब से धरती करीब 200 साल बाद ही फिर से रहने लायक बनेगी। इसीलिए साइंटिस्ट एक स्पेशल बॉक्स डिजाइन करते हैं और उसमें 200 साल का लॉक टाइम सेट कर देते हैं, मतलब उससे 200 साल से पहले कोई भी ओपन नहीं कर सकता। उस बॉक्स के अंदर वो सारी इंपॉर्टेंट जानकारी रखी जाती है जिससे एम्बर सिटी के लोग 200 साल बाद धरती पर वापस जाकर वहाँ दोबारा अपनी नई लाइफ शुरू कर सके। फिर वो सीक्रेट बॉक्स शहर के मेयर को सौंप दिया जाता है ताकि वो जनरेशन दर जनरेशन उस बॉक्स को सही टाइम तक संभाल कर रखे। शुरुआत में सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है। हर नया मेयर बड़े प्राउड के साथ उस बॉक्स को अगले मेयर को सौंपता है जैसे कोई खजाना हो। लेकिन फिर एक दिन 7वें नंबर का मेयर उस बॉक्स को पास ऑन करने से पहले ही अचानक मर जाता है। इस वजह से धीरे धीरे लोग उस बॉक्स के बारे में भूल जाते हैं। वक्त बीतता जाता है, जनरेशन बदलती रहती है और फिर एक दिन ठीक 200 साल बाद वो सीक्रेट बॉक्स अचानक खुद ब खुद खुल जाता है। लेकिन जब वो बॉक्स खुलता है तब वहाँ कोई ऐसा होता ही नहीं जो उसे देख सके या समझ सके कि उसमें आखिर है क्या। बॉक्स तो खुल जाता है लेकिन उसकी अहमियत कोई नहीं समझ पाता और यूं ही कई साल और गुजर जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एम्बर सिटी एक ऐसा अंडरग्राउंड शहर है जहां सब कुछ रूल्स और सिस्टम से चलता है। यहाँ हर इंसान की एक खास जिम्मेदारी होती है और उसी के हिसाब से ये पूरा शहर ऑपरेट होता है। मतलब यहाँ हर बंदे को कोई ना कोई काम दिया जाता है, लेकिन कौन क्या करेगा ये फिक्स नहीं होता। ये सब डिसाइड होता है एक लॉटरी टिकट से। इस एम्बर सिटी में कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हर काम बहुत मेहनत और मैनुअल तरीके से किया जाता है। यहाँ सीधी बिजली की सप्लाई भी नहीं है, बल्कि शहर के अलग अलग हिस्सों में लगे बड़े बड़े जनरेटरों से ही पूरा शहर रोशन रहता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये सिटी सिर्फ 200 साल के लिए बनाई गई थी और अब 200 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इसीलिए यहाँ की हर चीज धीरे धीरे खराब होती जा रही है। यहाँ के जनरेटर भी अब बहुत कमजोर हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहर में बार बार लाइट चली जाती है। इस शहर में हमें एक लड़का मिलता है जिसका नाम है डून। डून का सपना है कि वह बड़ा होकर एक इलेक्ट्रिशियन बने ताकि वह इस शहर की लाइट की समस्या को पूरी तरह से ठीक कर सके। असल में डून के पापा भी एक इलेक्ट्रिशियन थे और अब डून उसी राह पर चलकर उनके अधूरे सपने को पूरा करना चाहता है। दूसरी ओर हम लीना नाम की एक लड़की से भी मिलते हैं। लीना का ड्रीम है कि वो एक मैसेंजर बने, यानी पूरे शहर की खबरें और मैसेज लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि एम्बर सिटी में हर किसी की जॉब लॉटरी टिकट से फिक्स होती है, इसलिए आज का दिन था जॉब असाइनमेंट डे, यानी किसका सपना पूरा होगा और किसका टूटेगा ये तय होने वाला था। लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया लॉटरी में। लीना के हिस्से में आ गई पाइप वर्कर की टफ और गंदी जॉब एंड ड्यून को मिल गया मैसेंजर का रोल, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। इससे दोनों बहुत निराश हो जाते हैं। ड्यून को मैसेंजर वाली जॉब बिल्कुल भी रास नहीं आती। फिर क्या, बिना टाइम वेस्ट किए वो लीना से डील करता है और दोनों चुपके से आपस में अपनी जॉब्स एक्सचेंज कर लेते हैं। ड्यून को लगता है कि भले ही वो पाइप वर्कर बने, लेकिन इससे उसे जनरेटर के पास काम करने का मौका मिलेगा। और उधर लीना तो 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। आखिरकार उसका मैसेंजर बनने का ड्रीम जो पूरा हो गया। इसके बाद लीना खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपनी दादी को ये खुशखबरी देती है। उसकी दादी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और उनकी याददाश्त भी काफी कमजोर हो गई है। वो लीना से कहती हैं, तुम्हें अपने पापा की बात हमेशा याद रखनी चाहिए। असल में लीना के पापा ने मरने से पहले उसे बताया था कि बाहर एक बिल्कुल अलग दुनिया है और एक दिन हमें वहाँ जाना होगा। उन्होंने लीना को उस बॉक्स के बारे में भी बताया था जिसमें बाहर जाने का रास्ता छिपा हुआ है। लेकिन उस वक्त लीना को ये सब बस एक पुरानी झूठी कहानी जैसी लगती थी। अगले दिन लीना जब एक मैसेज लेकर अपनी आंटी के पास पहुँचती है तो वहाँ उसे एक अजीब सा आदमी नजर आता है। वो आदमी सबको चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि उसने शहर के उस अंधेरे हिस्से में जहाँ जाना मना है एक बहुत बड़े क्रीचर को देखा है। लेकिन उस आदमी की बातों पर कोई यकीन नहीं करता और तभी उसे 2 गार्ड पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। जब लीना वहाँ जाती है तो उसे जमीन पर उस क्रीचर का पंजा पड़ा हुआ मिलता है जिसके बारे में वो आदमी बता रहा था। अब लीना को उस आदमी की बातों पर यकीन होने लगता है। दूसरी तरफ हम डून को देखते हैं जो अपनी नई जॉब पर पहुँचता है। वहाँ उसका सीनियर ऑफिसर मार्टिन होता है जो बहुत ही खड़ूस होता है। डून काम करते करते ये समझ जाता है कि उनका शहर धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। शहर की पाइपलाइनें तो ऐसी हालत में है कि कब फट जाएं कुछ भरोसा नहीं, एंड जिन चीजों से इन्हें ठीक किया जा सकता है वो तो इस सड़े हुए शहर में कहीं मिलती ही नहीं। शहर की पाइपलाइन और जनरेटर को ठीक करने की कोशिश में अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं हो पाया। लेकिन शहर की इस खतरनाक हालत के
बारे में आम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। मार्टिन डून से कहता है, ये शहर अब बर्बादी के बिल्कुल करीब है और अब हम चाहें भी तो कुछ कर नहीं सकते। हमने तो पूरी कोशिश की थी इस शहर को बचाने की, लेकिन जो चीजें चाहिए थी सुधार के लिए वो हमारे पास कभी थी ही नहीं। मतलब सीधा कहें तो अब हम उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ये शहर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। शहर की हालत देखकर वहाँ के ज्यादातर लोग अब उम्मीद छोड़ चुके थे। किसी को अब फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन डून ऐसा इंसान नहीं था, वो ये सब चुपचाप देख नहीं सकता था। उसे शहर के लोगों की फिक्र होती है और वहीं तय कर लेता है जो हो जाए अब वो खुद ही इन टूटी फूटी पाइपलाइनों को ठीक करेगा। डून ने मार्टिन की जेब से चुपके से एम्बर सिटी की पाइपलाइन का पूरा मैप निकाल लेता है। फिर वो मैप देखकर सीधा आगे बढ़ता है। इस पूरे शहर में बहुत सारी बड़ी बड़ी और लंबी पाइपलाइनें थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये पाइप्स आखिरकार जाकर कहाँ खत्म होती हैं। चलते चलते ढूंढ एक कमरे के दरवाजे के पास पहुंचता है जिस पर 351 नंबर लिखा होता है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि मैप पर उस कमरे का कोई जिक्र ही नहीं था। ढूंढ को थोड़ा शक होता है तो वो दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर ढूंढ को एक बड़ा टनल दिखाई देता है और वो टनल पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा देखकर ढूंढ दूसरे रास्ते से चला जाता है। जब वो उस रास्ते पर चल रहा होता है तब उसे ऊपर से एक रस्सी लटकती हुई दिखाई देती है। ढूंढ रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ता है और तभी उसे पता चलता है कि वो जगह असल में शहर का स्टोर रूम है। लेकिन स्टोर रूम की हालत देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वहाँ रखा हुआ खाने का सामान अब लगभग खत्म हो चुका है। उसी वक्त वहाँ एक गार्ड आ जाता है जो ढूंढ को पकड़ लेता है और उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। लेकिन तभी अचानक पूरे शहर की लाइट चली जाती है और जनरेटर में आग लग जाती है। हालांकि थोड़ी देर बाद जनरेटर फिर से चालू कर दिया जाता है, लेकिन अब सबको पता चल जाता है कि जनरेटर अब कमजोर पड़ चुका है और अगर ऐसे ही चला तो बहुत जल्दी पूरा शहर हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। बिजली वापस आने के बाद लीना अपनी दादी से मिलने जाती है। तब उसकी दादी कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है लेकिन ठीक से बोल नहीं पाती। लीना धीरे धीरे समझ जाती है कि दादी उसे अपने घर में रखे एक बॉक्स के बारे में बता रही है जो उनके बहुत काम आ सकता है। असल में लीना के खानदान का एक आदमी एम्बर सिटी का 7वां मेयर था। उसकी अचानक मौत के कारण वो बॉक्स अगले मेयर को नहीं दे पाया। लीना अपने घर में उस बॉक्स को ढूंढने लगती है और आखिरकार उसे वो बॉक्स मिल जाता है। अब लीना को समझ ही नहीं आता कि उस बॉक्स का क्या किया जाए क्योंकि उसकी दादी बहुत ही बूढ़ी और कमजोर हो गई थी। वो भी ठीक से कुछ याद नहीं रख पाती थी। फिर एक दिन अचानक लीना को एक मैसेज मिलता है जिसे उसे शहर के मेयर तक पहुंचाना होता है। लीना उस मैसेज को लेकर मेयर के पास जाती है। वहाँ उसे पुराने समय के सभी मेयरों की तस्वीरें दिखती हैं जो कभी इस शहर के मेयर रहे थे। लीना वहाँ अपने खानदान के मेयर को भी देखती है जिसके हाथ में वही बॉक्स था जिससे उसने कुछ समय पहले ही खोजा था। फिर लीना मैसेज भेजने के लिए मेयर के पास जाती है। वहाँ उसे देखकर वो मेयर ड्रॉयर के अंदर कुछ छिपाने की कोशिश करता है। लीना मेयर को मैसेज देखकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद लीना उस क्रिएचर के पंजे को ढूंढ को दिखाती है। अब तक लीना और ढूंढ की अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है, इसलिए अब वो लोग आपस में सब कुछ शेयर करते हैं। ढूंढ जैसे ही उस पंजे को देखता है वो चौंक जाता है और कहता है, अरे ये तो गोबर के कीड़े का पंजा लग रहा है, पर ये कीड़ा इतना बड़ा कैसे हो सकता है। ढूंढ अपने पापा को दिखाता है लेकिन उसके पापा को भी कुछ पता नहीं होता। वो ढूंढ से कहते हैं, बेटा इन चीजों में दिमाग मत लगाओ और अपने काम पर ध्यान दो। उधर शहर के लोग बहुत टेंशन में थे क्योंकि खाने पीने की चीजें, दवाइयाँ और बाकी जरूरी सामान धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इस बीच लीना उस बॉक्स का राज समझने में लगी थी। वो ढूंढ को बताती है कि उसे बॉक्स के बारे में क्या क्या पता चला है। फिर दोनों बॉक्स के अंदर एक अजीब सा निशान देखते हैं और वहाँ कुछ फटे पुराने कागज के टुकड़े पड़े होते हैं। कागज पर कुछ लिखा होता है और साथ में एक छोटा सा कांच का टुकड़ा भी रखा होता है। जब वे उन कागजों के टुकड़ों को जोड़ते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इन कागजों में एम्बर सिटी से बाहर निकलने का रास्ता था जो एक सुरंग से शुरू होता है और वहाँ 351 नंबर के कमरे का भी जिक्र था। तो लीना और ढूंढ उस कमरे के पास पहुँचते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक लंगड़ा आदमी भागते हुए दिखता है। फिर उन्हें वहाँ कुछ खाने के पैकेट मिलते हैं जो काफी महंगे और ब्रांडेड होते हैं। उन्हें देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि हमारे शहर में तो सस्ते खाने के भी लाले पड़े हैं, फिर ये इतने महंगे पैकेट यहाँ कैसे आ गए। तभी अचानक वह क्रीचर वहाँ पहुँच जाता है, इसलिए वे दोनों जल्दी से वहाँ से स्टोर रूम में भाग जाते हैं। वहीं लीना देखती है कि ढूंढ ने जो हेलमेट पहना था वह उसके पापा का था क्योंकि उस हेलमेट पर उसके पापा का नाम लिखा हुआ था। लीना फिर अपनी आंटी से इस बारे में बात करती है। आंटी थोड़ी देर चुप रहती है लेकिन फिर एक पुराना राज खोल देती है। वो बताती है कि तुम्हारे पापा को हमेशा से इस शहर के बाहर की दुनिया को देखने की चूल मची थी, इसीलिए वे हमेशा उस जगह की तलाश करते रहते थे और एक दिन उसी रास्ते की तलाश में वो पानी में गिर गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। इन सब बातों को सुनने के बाद लीना जब अपने घर लौट रही होती है तभी उसकी नजर लूपर पर पड़ती है जो पूरे शहर का सिक्योरिटी गार्ड होता है। उसे देखकर लीना की आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि अब उससे यकीन हो जाता है कि टनल के अंदर जो लंगड़ा आदमी था वो कोई और नहीं, लूपर ही था। अब लीना के दिमाग में कई सवाल उठने लगते हैं, इसलिए वो ढूंढ को लेकर एक बार फिर उसी जगह पर वापस जाती है। इस बार लीना और ढूंढ टनल के अंदर पहले से भी ज्यादा अंदर तक चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्हें एक छुपा हुआ स्टोर रूम मिलता है जहाँ मेयर ने लूपर की मदद से बहुत सारा खाना और जरूरी सामान छुपा रखा होता है। असल में मेयर ने अपनी खुद की लालच के लिए आम लोगों को भूखा रखा और सारे सामान पर खुद कब्जा जमा लिया था। ये
ये देखकर दोनों गुस्से से भर जाते हैं। तभी कोई वहाँ आ रहा था। डर के मारे लीना और डून वहाँ से दौड़ते हुए भाग जाते हैं। फिर दोनों सीधा लीना के घर पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें उसके पापा का पुराना रेडियो मिलता है, जहाँ डूम अपने पिता की आवाज सुनता है और वह समझ जाता है कि मेरे पिता भी उसी मिशन पर थे। डूम अपने पिता के पास जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि लीना के पिता के साथ आप भी उस मिशन में थे, आप यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, हमें फिर से उस खोज को शुरू करना चाहिए। लेकिन उसका पिता नहीं चाहता कि वह फिर से मिशन पर जाए, क्योंकि उसी मिशन के कारण लीना के पिता की मौत हो गई थी। दूसरी ओर लीना अब ये राज सबके सामने लाना चाहती थी कि मेयर ने कैसे अपने लालच के लिए शहर का सारा खाना छुपा लिया, लेकिन मेयर के आदमी लीना को पकड़कर मेयर के पास भेज देते। लीना वहाँ मेयर के पास एक लॉकेट देखती है जिसमें कांच के टुकड़े जैसा एक निशान है। तभी लाइट चली जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर लीना मेयर के गले से वह लॉकेट लेकर वहाँ से भाग जाती है। जब वे मेयर के लॉकेट के साथ उस कांच के टुकड़े को जोड़ते हैं तो वहाँ एक लोगो बनता है, जो सेम लोगो जनरेटर रूम में भी था। इन्हें लगता है कि यह शायद उसी जनरेटर रूम की चाबी हो। दूसरी ओर मेयर लीना और डून को क्रिमिनल घोषित कर देता है और कहता है कि जो उन्हें पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। इस बीच लीना चुपके से शहर में घुस जाती है और अपनी छोटी बहन को लेकर डून के साथ जनरेटर रूम में पहुंच जाती है, लेकिन दोनों बहुत कोशिशों के बावजूद जनरेटर रूम का दरवाजा नहीं खोल पाते। तब लीना मैप को चेक करती है और समझ जाती है कि मैप के निशान जनरेटर के साथ मेल खाते हैं। फिर वे मैप में दिए गए कोड के हिसाब से एक अलमारी को हटा देती है और अंदर एक छिपा हुआ रास्ता दिखता है जहाँ कई सारी अलमारियां रखी होती। फिर वे अगले कोड के अनुसार एक जहाज के स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं और जैसे ही वे उसे घुमाते हैं एक सीक्रेट चैम्बर खुल जाता है। उस चैम्बर के अंदर एक अलमारी चली जाती है और जब वे चैम्बर के अंदर जाते हैं तो वे देखते हैं कि उनके सामने एक नदी बह रही है और जिसे वे अब तक अलमारी समझ रहे थे वह असल में एक नाव थी जो यहाँ से बाहर निकलने के लिए बनाई गई थी। वे देखते हैं कि वो नाव बहते बहते रोलर के पास जाती है और वहीं जाकर टकराकर टूट जाती है। अब लीना को पता चल जाता है कि उसके पापा की मौत इसी रोलर की वजह से हुई थी। अब अगर उन्हें नाव से यहाँ से बाहर निकलना है तो पानी का लेवल ज्यादा होना चाहिए ताकि नाव रोलर के ऊपर से जा सके। वे मैप में देखते हैं जिसमें कंट्रोल रूम के बारे में बताया गया था। वे कंट्रोल रूम के पास पहुंचते हैं और वहाँ उन्हें वही लोगो दिखाई देता है जो उन्होंने मेयर के लॉकेट और कांच के टुकड़े को जोड़कर बनाया था, यानी यही थी कंट्रोल रूम की असली चाबी। चाबी लगाने के बाद वे अंदर जाते हैं और देखते हैं कि शहर के सारे मैकेनिज्म है जिसे यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। फिर वे मैप में देखकर वहाँ एक स्विच ऑन कर देते हैं। इस पर बाहर जो बड़ा रोलर था वह उल्टा घूमने लगता है, जिसके कारण पानी का लेवल तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन रोलर चलते चलते अचानक रुक जाता है और उसी समय स्विच को ऑन करने से उनके शहर की बिजली की पावर कई गुना बढ़ जाती है, जिसके कारण शहर की सारी लाइटें ब्लास्ट हो जाती हैं। साथ ही पूरे शहर में तेजी से पानी भरना शुरू हो जाता है। ये सब देखकर मेयर घबरा जाता है और सोचता है कि शायद आज हमारा शहर खत्म हो जाएगा। इस डर से वो भागकर अपने खुफिया खाने के कमरे में छिप जाता है, लेकिन तभी वहाँ वही क्रीचर आ जाता है और मेयर को मार डालता है। दूसरी ओर डून के पास मार्टिन पहुंच चुका था और वो मिलकर हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। मार्टिन मशीन को थामे हुए था, जिससे पानी की तेज धारा कुछ देर के लिए रुक गई थी, लेकिन ये तभी तक रुक सकती थी जब तक मार्टिन उसे पकड़े रहता। धीरे धीरे उसकी ताकत जवाब देने लगी और पानी फिर से तेजी से बहने लगा। हालात इतने बिगड़ गए कि डून ने लीना को लेकर वहाँ से भागने का फैसला कर लिया। उसने मार्टिन से भी साथ चलने को कहा, लेकिन मार्टिन ने मना कर दिया क्योंकि उसे पता था अगर वो गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसके बाद तीनों एक नाव में सवार होकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। जब तेज पानी की धारा आती है तो वे उसी के सहारे रोलर को पार कर जाते हैं। रास्ते में नाव उन्हें अजीब और रहस्यमयी जगहों से होते हुए एक गुप्त सुरंग में ले जाती है, जो आगे चलकर एक बड़ी सी स्लाइड में बदल जाती है। वो तीनों उस स्लाइड से फिसलते हुए नीचे उतरते हैं और एक नई जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ दूर कहीं हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। वहाँ तक पहुँचने के लिए लंबी सीढ़ियाँ थीं। वे जैसे ही उन सीढ़ियों को चढ़कर उस रोशनी वाली जगह पर पहुँचते हैं तो वहाँ चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा नजर आता है। इस जगह को देखकर उन्हें एहसास होता है कि ये इलाका पूरी तरह सुनसान और वीरान है और जिस नई दुनिया की तलाश में वे निकले थे वो सिर्फ एक अधूरी उम्मीद थी और इस पूरी खोज में उन्होंने अपना वक्त बर्बाद कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद आकाश में सूरज उगता है और वे देखते हैं कि पूरे इलाके में हरे भरे पेड़ पौधे उग आए हैं। दरअसल 2 सालों के भीतर पृथ्वी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और वे समझ जाते हैं कि वे आखिरकार पृथ्वी पर पहुंच गए हैं। वे इसका आनंद ले रहे होते हैं, तभी वे एक पक्षी को देखते हैं। वे उस पक्षी का पीछा करते हैं और जैसे ही वे आगे जाते हैं वे एक गहरी खाई देखते हैं और उसी खाई से वे पूरी एम्बर सिटी को देख सकते हैं। फिर वे एक चिट्ठी को एक पत्थर से बांधकर उस खाई में फेंक देते हैं ताकि एम्बर सिटी के लोग इस नई पृथ्वी के बारे में जान सके। साथ ही चिट्ठी में दिए गए नक्शे की मदद से वे इस पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं। वह चिट्ठी डूम के पिता को मिलती है और उन्हें पता चल जाता है कि डूम और लीना पृथ्वी पर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये है कि एम्बर सिटी के सारे लोग जो 200 सालों से पृथ्वी की गहराई में रह रहे थे अब बाहर आ जाएंगे और इसी सीन के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। अगर मूवी देख के मजा आ गया हो तो एक लाइक ठोक दो, वरना मोगेम्बो नाराज हो जाएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना गब्बर पूछेगा कितने सब्सक्राइबर थे रे। मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हो देशी टॉकीज, जहाँ अंग्रेजों की मूवी की होती है देसी स्टाइल में पोस्टमार्टम। अब मैं जा रही हूँ दूसरी मूवी की पोस्टमार्टम करने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगले केस में। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।